हेलो एवरीवन। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। आईएएस अभ्यास चैनल के माध्यम से अनअकैडमी अपने लर्नर्स को एक सिस्टमेटिक और क्वालिटेटिव कंटेंट प्रदान करने की कोशिश कर रही है। मेरा नाम लक्ष्मण तिवारी है। मैं आपके बीच आपदा प्रबंधन के टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। इस कोर्स के सीरीज में हम आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आपदा प्रबंधन विषय अगर सिलेबस में देखा जाए तो यह जीएस थर्ड में सम्मिलित। जीएस थर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जीएस थर्ड के अलावा भी अगर देखा जाए तो यह प्रारंभिक परीक्षा में भी, प्रीलिम्स में भी या प्रारंभिक परीक्षा में भी यह विषय प्रश्नों के माध्यम से हमारे सामने आता है। इसके अलावा जो निबंध का पेपर होता है, तो निबंध के पेपर में भी कुछ प्रश्न आपदाओं और उसके प्रबंधन से संबंधित होते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो जीएस थर्ड में भी, साथ के साथ प्रीलिम्स में भी और निबंध के पेपर में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम लोग इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये समझ सके कि आपदा प्रबंधन क्या है और इसके कितने पक्ष हैं, किन किन पक्षों के बारे में हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब आपदा शब्द की बात होती है तो थोड़ा सा हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है। आपदा शब्द अपने आप में थोड़ा सा भय उत्पन्न करता है। और फिर प्रबंधन, आपदा, आपदा क्या है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। और यह विषय हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो बहुत सारी आपदाओं के प्रबंधन का आपको भागीदार बनना पड़ेगा। बहुत सारी आपदाओं का प्रबंधन आपके माध्यम से भी किया जाएगा। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और प्रश्न के साथ साथ हम सबके दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आपदा विषय, जब आपदा की बात होती है और आपदा प्रबंधन की बात होती है तो थोड़ा सा टेरिफाइंग लगता है। लगता है जैसे कोई गंभीर विषय है, लेकिन वास्तव में हमें आपदाओं को समझने की जरूरत है। आवश्यकता क्या है कि हम आपदाओं को समझ सकें, समझने की आवश्यकता है। अब हमें जब आपदाओं को समझने की आवश्यकता है तो इसमें हमें समझना क्या है। अगर मैं प्राकृतिक आपदाओं की बात करूं तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, ये प्राकृतिक आपदाएं वास्तव में कोई आपदा नहीं होती है। अगर मैं ये बात कहूं तो आपको एक बार तो लगेगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपदाएं तो हमारे सामने आती ही हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वास्तव में कोई आपदा नहीं होती है, बल्कि ये प्राकृतिक परिघटनाएं होती, ये प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको नेचुरल फेनोमेना बोलते हैं। ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक आपदा नहीं होती, ये परिघटनाएं हैं। भूकंप एक प्राकृतिक परिघटना है, चक्रवात एक प्राकृतिक परिघटना है, भूस्खलन एक प्राकृतिक परिघटना है, ज्वालामुखी विस्फोट एक प्राकृतिक परिघटना है। अभी ये आपदा का रूप कैसे लेती है?
आपदा का रूप ये तब लेती हैं जब मानवीय हस्तक्षेप हो। ये प्राकृतिक परिघटनाएं जब मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव में आती हैं। मानवीय हस्तक्षेप, प्रकृति में मानव का हस्तक्षेप, मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां। और अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो मनुष्य का लालच, इनके प्रभाव में आकर के प्राकृतिक परिघटनाएं वास्तव में आपदा का रूप ले लेती। नहीं तो स्वयं में कोई भी प्राकृतिक परिघटना आपदा नहीं है। मानवीय हस्तक्षेप, गतिविधियां और मनुष्य के लालच के प्रभाव से ही प्राकृतिक जो परिघटनाएं हैं ये आपदा का रूप लेती। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे भूकंप है, तो भूकंप अपने आप में कोई आपदा नहीं है, बल्कि वास्तव में ये एक प्राकृतिक परिघटना है। प्राकृतिक परिघटना है, अपने आप में कोई आपदा नहीं है, एक प्राकृतिक परिघटना है। अब ये जो प्राकृतिक परिघटना होती है ये आपदा का रूप कब लेती है? ये आपदा का रूप तब लेती है, ये प्राकृतिक परिघटना आपदा का रूप तब लेती है जब हम भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य करें। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जब मनुष्य का अधिवास हो, तब जाकर के ये प्राकृतिक परिघटना आपदा का रूप लेती है। अगर वहां मनुष्य हो ही ना, कोई निर्माण कार्य हो ही ना, घर, बिल्डिंग, सड़क या इस तरह की कोई भी निर्माण कार्य न किए गए हो, तो फिर ये एक प्राकृतिक परिघटना है और परिघटना मात्र बन के रह जाएगी। उससे मनुष्य प्रभावित नहीं। तो प्राकृतिक परिघटनाओं से जब मनुष्य प्रभावित होता है, तभी जाकर के प्राकृतिक परिघटनाओं को हम आपदा का रूप, आपदा मानते हैं। तो इस बात को समझना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपदा को समझने की आवश्यकता है। हमें समझना है कि आपदा है क्या। तो आपदा में हमने सबसे पहले समझा कि आपदा वास्तव में कोई आपदा नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक परिघटना। और ये प्राकृतिक परिघटनाएं जो होती हैं, मानवीय हस्तक्षेपों और गतिविधियों के कारण ही आपदा का रूप। जब मनुष्य प्रभावित होता है इससे, तभी इसको आपदा कहा जाता है, अन्यथा ये प्राकृतिक परिघटना है। अगर हम भारत के तटवर्ती क्षेत्रों की बात करें, तो हमारे इंडिया का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो चक्रवात से प्रभावित रहता है। विशेष रूप से जो पूर्वी तट है वो चक्रवात से अधिक प्रभावित है। पूर्वी तटवर्ती प्रदेश चक्रवात से ज्यादा प्रभावित। इन क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते हैं। अब अगर इस तटवर्ती प्रदेश में अगर मानवीय अधिवास न हो या कम हो, या हम इस तरह के प्रयास करें कि यहाँ पर अगर चक्रवात उत्पन्न भी हो तो उससे हम कम प्रभावित हो, जान माल का कम नुकसान हो, तो ये प्राकृतिक परिघटना रहेगी और ये आपदा का रूप नहीं ले सकेगा। ये सिर्फ एक प्राकृतिक परिघटना मात्र बन के रह जाएगा। तो इस बात को हमें समझना होगा कि आपदा जो होगी वो तभी आपदा का रूप लेती है। आपदा को हम आपदा तभी मानते हैं जब मनुष्य उससे प्रभावित होता है। और इसी तरह से प्राकृतिक परिघटनाओं के साथ साथ या प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानवीय जो आपदाएं हैं या मानव जनित जो आपदाएं हैं, ये तो पूरी तरह से मानव की क्रियाकलापों से ही उत्पन्न हो। तो प्राकृतिक आपदाएं हो या मानव जनित आपदा, ये दोनों ही जब तक मनुष्य का हस्तक्षेप ना हो तब तक किसी भी प्रकार की आपदा की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अभी तक हमने यही समझा कि आपदा ये है क्या चीज। तो ये एक प्राकृतिक परिघटना है अगर हम प्राकृतिक आपदा की बात करें तो। और मानवीय आपदाएं जो होती है वो ज्यादातर मानवीय भूलों का परिणाम,
जो मानवीय भूलें होती हैं, मानवीय चूक या उपेक्षा के परिणाम होती हैं। मानवीय चूक हो जाए, उपेक्षा हो, इसका परिणाम होती है मानवीय आपदाएँ। अब हम आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपदा क्या है? अब हर एक शब्द को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आपदा क्या है? आपदा का प्रबंधन क्या होता है? कैसे होता है? इन दोनों शब्दों को समझने के बाद, इसके बाद आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन के कितने पक्ष हैं? आपदा प्रबंधन में किन-किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम आपदा शब्द की बात करते हैं, आपदा, तो ये आपदाएँ हमारे सामने कई रूपों में आती हैं। जैसे आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर एक भूकंप का चित्र दिया गया है। इसी तरह जंगल की आग, ये भी एक आपदा है। ये भी एक प्रकार की आपदा है। ये बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान होता है। बहुत बड़े पैमाने पे अ, जैव विविधता का ह्रास होता है। मानव जीवन का भी संकट होता है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आप बाढ़ के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर चक्रवात के रूप में देख सकते हैं। इस तरह से ये विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं, प्राकृतिक गतिविधियाँ, ये प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपदा प्रबंधन जो है, इसको आपदा प्रबंधन को करने के कितने आधारभूत स्तंभ होते हैं। आपदा के प्रबंधन के कितने आधारभूत स्तंभ होते हैं। चाहे कोई भी आपदा हो, चाहे कोई भी आपदा, उसका जो प्रबंधन होता है, बेसिकली ये 3 स्तंभ होते हैं। प्रबंधन के 3 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला स्तंभ है हमारी पूर्व तैयारी। प्रबंधन का सबसे पहला स्तर है पूर्व। पहला स्तंभ। जो हमारा दूसरा स्तंभ होता है, वो होता है हमारी हमारा रिस्पॉन्स, त्वरित कार्रवाई जो आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, हमारा रिस्पॉन्स होता है। और जो तीसरा स्तंभ होता है, वो तीसरा स्तंभ है, वो है रिकवरी। मतलब आपदा से, आपदा क्षति से आपदा से जो क्षति हुई है, इससे उबर। ये 3 आधारभूत स्तंभ हैं। इन्हीं 3 आधारभूत स्तंभों पर ही पूरी आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया टिकी हुई। तो जैसे हमने समझा कि आपदा जो होती है, वो अधिकतर जो आपदाएँ हैं, वो मानवीय भूलों, चूकों का परिणाम है या मानवीय हस्तक्षेप और गतिविधियों का परिणाम होती है। और इसका जो प्रबंधन होता है, उसके 3 मूलभूत स्तंभ होते हैं। अब इन 3 मूलभूत स्तंभों को करने के लिए क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं? किन-किन तरह से आपदा का प्रबंधन किया जाता है? और जब हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, फिर से मेरी बात को सुनें, जब हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, तो इस विषय के कितने पक्ष हो सकते हैं? इन सारी चीज़ों को हमें इस पूरे सब्जेक्ट के कोर्स के दौरान हमें क्रमिक रूप से समझना है। तो अभी तक मैंने बस आपको 2 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि आपदा है क्या? निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय हो, वो अपने आप में एक परिघटना है और मानवीय हस्तक्षेप गतिविधियों और मनुष्य के लालच के परिणाम स्वरूप ही
एक परिघटनाएं आपदा का रूप ले लेती। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपदाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और इनका प्रबंधन जो होता है मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिका हुआ है। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपदा क्या है, आपदा का प्रबंधन क्या है और आपदा प्रबंधन विषय के कितने। जैसा कि आपने पहले ही देखा हुआ है, इस सेशन का टाइटल ही यही है कि आपदा प्रबंधन को समझें या आपदा प्रबंधन क्या है। तो आज के सेशन में हम इस विषय को समझने की कोशिश आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आपदा क्या है, आपदा कहते किसको है। एक परिभाषा हमारे सामने दी गई है। आपदा प्राकृतिक अथवा मानव जनित संकट का परिणाम है जो पर्यावरण तथा मानव के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक क्षति का कारक बनती है। व्यक्तिगत, सामाजिक व सामुदायिक तथा आर्थिक क्षति का कारक बनती है। आपदा प्राकृतिक अथवा मानव जनित संकट का परिणाम, एक शब्द है संकट। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है हैजार्ड, हैजार्ड या संकट। संकट कहते किसको है? किसी भी स्थान पर आपदा के आने की जो अनुकूल परिस्थितियां होती, आपदा के आने की जो संभावना होती या आपदा प्रभावित जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में आपदा के आने की जो संभावना है वही संकट है। जैसे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए भूकंप एक संकट है, वो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए चक्रवात एक संकट है, वो कभी भी वहां पर उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए तो लिखा गया है कि आपदा प्राकृतिक अथवा मानव जनित संकट का परिणाम है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो संकट है उसका एक परिणाम है आपदा। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में प्रकृति के द्वारा उत्पन्न संकट क्या है कि यहां भूकंप आ सकता है, उसकी संभावना है। और जब वो आ जाता है तो वो एक आपदा का रूप ले लेता है। इसीलिए शब्द लिखा गया है, ये वर्ड, ये लाइन भी लिखी गई है कि आपदा प्राकृतिक अथवा मानव जनित संकट का परिणाम है जो पर्यावरण तथा मानव के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक क्षति का कारक बनती है। अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आपदा का प्रबंधन क्या है और कैसे होता है। आपदा क्या है ये तो हमने जान लिया, ये संकट का ही एक परिणाम है, चाहे वो प्राकृतिक संकट हो या मानव जनित संकट, इसी का एक परिणाम। आपदा प्रबंधन क्या है, इसको भी एक परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें मनुष्यों एवं उनकी चल अचल संपत्तियों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचाने, उन्हें राहत पहुंचाने तथा आपदा के प्रति उन्हें लचीला बनाने का प्रयास किया जाए। मतलब आपदा प्रबंधन क्या है, तो यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या क्या हम करते हैं, तो सबसे पहला प्रयास हम करते हैं आपदाओं के जो विनाशकारी प्रभाव हैं या हो सकते हैं उनसे बचाया जाए, मनुष्यों को और उनकी जो चल अचल संपत्तियां हैं उनको विनाशकारी प्रभाव से बचा लिया। अगर नहीं बचा पाए, आपदा आ गई, तो हम त्वरित राहत पहुंचाएं और आपदा के समाप्त होने के बाद उन लोगों को, जहां पर आपदा आती है, उन लोगों को आपदा के प्रति थोड़ा रेजिलिएंट रेजिलिएंट उनको लचीला बनाना, उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो रेजिलिएंट पावर डेवलप करना, वो प्रतिरोध क्षमता विकसित करना कि वो आपदा का सामना कर सके, आपदा के प्रति अपने आप को तैयार कर सके, सामना कर। ये आपदा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहला प्रयास होता है कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आपदा से बचा सकें,
फिर भी नहीं बचा पाए तो उससे राहत पहुँचाएँ तुरंत और आगे फिर उनको लचीला बनाएँ, उनको रेज़िलिएंट बनाएँ, उनके अंदर वो क्षमता विकसित करें कि वो आपदाओं का सामना कर सकें। इस तरह से आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया होती है। एक बार फिर से मैं इस परिभाषा को पढ़ देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ूँगा। आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्यों एवं उनकी चल-अचल संपत्तियों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचाने, उन्हें राहत पहुँचाने तथा आपदा के प्रति उन्हें लचीला बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है? आपदा क्या है हमने ये भी जाना, आपदा प्रबंधन क्या है हमने इसको भी जाना। अब इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपदा प्रबंधन विषय के कितने पक्ष हैं। मतलब अगर हम इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, तो हमें किन-किन पक्षों को पढ़ना, किन-किन चीज़ों को पढ़ना, देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा, हमारे पूरे डिस्कशन का जो सबसे पहला भाग, वो होगा परिचय। इस पार्ट में हम आपदा प्रबंधन से संबंधित आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ शब्दों को, उनके अर्थ को, उनकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा और आपदा प्रबंधन क्या है? संकट क्या होता है? संकट क्या है? इसके अलावा सुभेद्यता क्या होती है? सुभेद्यता जिसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। सुभेद्यता ये क्या चीज होती है? और फिर जोखिम किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में रिस्क कहा जाता है। इन सभी शब्दों के मायने समझने की संकट और सुभेद्यता, संकट और सुभेद्यता ये दोनों मिल करके जोखिम को उत्पन्न कर या रिस्क को जनरेट करते हैं। संकट और सुभेद्यता, जैसे कि मैंने संकट के बारे में बताया आपको, ये संकट क्या है? तो किसी भी आपदा के आने की जो संभावना है, यही संकट है, यही संकट है। आपदा के आने की संभावना, ये एक संकट है। सुभेद्यता क्या है? आपदा से प्रभावित होने की अनुकूल परिस्थितियां, तो हम डिटेल में समझेंगे आगे। मैं एक-एक लाइन में इनके मायने बताता हूं आपको। संकट क्या है? तो आपदा आने की संभावना, वो संकट है। और आपदा से प्रभावित होने की अनुकूल परिस्थितियां जो हैं, ये सुभेद्यता है। उदाहरण से समझें, कोई विद्यार्थी है, उसको एग्जाम देना, एग्जाम दिया। अगर उसको लगता है कि उसका पेपर अच्छा नहीं है, उसके फेल हो जाने की संभावना, अभी हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना, तो ये क्या है? फेल होने की जो संभावना, ये एक संकट है। उसके ऊपर फेल होने का संकट मंडरा रहा है। अक्सर हम बोलचाल में यूज भी करते हैं, तुम्हारे ऊपर ये संकट मंडरा रहा है, ये तुम्हारे ऊपर ये संकट है, मतलब ये आने वाला है, ये कभी भी आ सकता है। ये आया नहीं बट आएगा ये। तो फेल होने का संकट उसके ऊपर मंडरा रहा है। और अब मान लो एग्जाम हुआ और एग्जाम में पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत कठिन था। अब कठिन था तो कुछ बच्चों ने कुछ स्पेशल क्लासेस की थी, ठीक है? अनअकैडमी से क्लासेस की थी, क्वालिटेटिव लर्निंग के साथ। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत अच्छी क्लासेस नहीं कर पाए थे, कुछ किसी कारणवश क्लासेस नहीं कर पाए थे। अब अगर एग्जाम टफ है तो फेल होने की संभावना किसकी ज्यादा होगी? जो नहीं कर पाए थे क्लासेस, किसी कारण से क्लासेस नहीं कर पाए थे, इनके ऊपर संकट ज्यादा होगा, मतलब इनकी सुभेद्यता ज्यादा है।
इनके फेल होने की अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा है। एग्जाम हुआ, कठिन पेपर था, कुछ लोग तो फेल होंगे, लेकिन जिन्होंने कुछ स्पेशल और अच्छी क्लासेस करी हैं, उनके फेल होने की संभावना बहुत कम है। और जिन्होंने क्लासेस नहीं करी हैं, उनके फेल होने की सुभेद्यता ज्यादा है, उनके फेल होने की संभावना ज्यादा है, अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा है, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, कोई क्लासेस भी नहीं करी है। अब आप इस बात को समझ समझ रहे होंगे कि सुभेद्यता किसको कहते हैं। सुभेद्यता मतलब किसी भी संकट से या आपदा से प्रभावित हो जाने की अनुकूल परिस्थिति। जैसे एक और एग्जांपल, मुंबई में बाढ़ आती है। अगर आप मुंबई में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। और वहीं पर मुंबई में आपको कुछ छोटे और झुग्गी झोपड़ी वाले भी मकान देखने को मिलेंगे, इलाके देखने को मिलेंगे और आसपास होते हैं। वहां पे हाई राइज बिल्डिंग है, उन्हीं के आसपास छोटी झुग्गी झोपड़ी के मकान भी बने होते हैं। अब अगर बाढ़ आती है तो आप सोचिए, बाढ़ आई, इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ है, लेकिन प्रभावित होने की, सबसे ज्यादा उससे परेशान और प्रभावित होने की संभावना किसकी होगी? जो लोग छोटे घरों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इनके पास संसाधन कम है, इनके प्रभावित होने की के चांसेस और संभावना ज्यादा होगी। ठीक है। तो अब देखो, बाढ़ आना क्या है? ये तो एक संकट है। बाढ़ क्या है? ये एक संकट है। और उससे प्रभावित होने की अनुकूल परिस्थितियां, देखो बाढ़ यहां भी है, बाढ़ यहां भी है, लेकिन प्रभावित ज्यादा कौन है? ये प्रभावित झुग्गी झोपड़ी। तो यहां पर इसकी सुभेद्यता अधिक है, ये सुभेद्य है, इसमें सुभेद्यता ज्यादा है, वल्नरेबल है ये। ठीक है। और ये दोनों चीजें मिलकर सुभेद्यता और बाढ़ मतलब संकट, संकट और सुभेद्यता दोनों मिल करके रिस्क, दोनों मिल करके रिस्क जनरेट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इन सभी शब्दों के जो मायने हैं, इनके जो अर्थ हैं, इनकी जो परिभाषाएं हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही हम बात करेंगे आगे कि आपदा प्रबंधन चक्र या डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो होता है, वो क्या चीज, उसके कितने पक्ष हैं, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो हमारे विवेचना का जो भाग होगा वो होगा आपदा प्रबंधन चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जिसमें मन, पूर्व तैयारियां, आपदा के समय में त्वरित कार्रवाई, रिकवरी, इन सारी चीजों को हम क्रमिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी सारे जो पक्ष हैं, ये आपदा प्रबंधन चक्र के जितने पक्ष हैं, ये चारों पक्ष कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट होता है पूरे इस सब्जेक्ट का, वो पार्ट परिचय का पार्ट होता है। एक क्लास में तो ये संभव नहीं है पूरा बताना, लेकिन इसको दो भाग में करके हम इस पूरे पार्ट को कवर कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर आएंगे, इस सब्जेक्ट के दूसरे पक्ष। पहले हमने बताया कि हम आपदा प्रबंधन विषय के पक्षों की बात कर रहे हैं। जब हम इसके दूसरे पार्ट पर आएंगे, तो इसमें हम विभिन्न प्रकार की आपदाओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी आपदाएं भारत में, कौन कौन सी आपदाएं भारत में आती, भारत की बात करें। जैसे भूकंप एक आपदा है, भारत में आती है। ज्वालामुखी भी एक आपदा होती है, ज्वालामुखी भी आपदा उत्पन्न करती है, लेकिन भारत उससे प्रभावित नहीं है। तो हमारे देश में कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इन आपदाओं का भारत में प्रबंधन कैसे किया जाए। तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं, जैसे भूकंप, जैसे चक्रवात है, जैसे भूस्खलन है, इस तरह से जो विभिन्न आपदाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, इन सभी आपदाओं का भारत में प्रबंधन कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम इनको मैनेज करने की कोशिश। जैसे इसमें हम समझेंगे, इस तीसरे पक्ष में आकर हम समझेंगे कि भारत में आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया,
भारत में आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है। इसी पक्ष में हम समझेंगे, इसी भाग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से संस्थाएँ इस कार्य में लगी हुई हैं, जैसे एनडीएमए। इन संस्थाओं के कर्तव्य क्या हैं? इनके अधिकार क्या हैं? इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार इनकी क्या भूमिका है, इनके क्या कर्तव्य हैं, इनके क्या अधिकार हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस तीसरे पक्ष में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दूसरा और तीसरा पक्ष होगा, अगर देखा जाए तो ये सबसे बृहद भाग, हमारे पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो यही होगा, दूसरा और तीसरा। इसके बाद जब हम तीसरे पक्ष पर आएँगे, सॉरी चौथे पक्ष पर जब हम आएँगे, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपदा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है? क्योंकि जो आपदाएँ होती हैं अगर देखा जाए, तो वो स्थानीय प्रभाव की नहीं, अधिकतर ऐसी ही आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक होता है। एक आपदा आती है, उससे कई देश प्रभावित होते हैं। जैसे अगर कोई पर्यावरणीय समस्या है, तो पर्यावरणीय समस्या जो है वो एक देश की समस्या नहीं है, उससे सारा विश्व प्रभावित है। अगर किसी देश में बाढ़ आती है, तो संभव है कि उस बाढ़ का प्रभाव अन्य आस-पास के देशों में भी देखा जाए। तो इस तरह से ज़्यादातर समस्याएँ ऐसी हैं, आपदाएँ ऐसी हैं, जिनका प्रभाव व्यापक हो। इसके लिए आवश्यक है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हो, सहयोग भी हो। इसी संदर्भ में बहुत सारे प्रयास किए भी गए हैं, उनको समझेंगे हम लोग। जैसे ह्यूगो फ्रेमवर्क क्या है? ह्यूगो फ्रेमवर्क, इसी संदर्भ में जो नया सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये क्या है? और ये जितने फ्रेमवर्क हैं, ये किस तरह से आपदा प्रबंधन के कार्य में सहयोगी हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और भी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, भारत के द्वारा जो प्रयास किया गया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, इनकी भी बात करेंगे। और अंत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन विषय में मीडिया की, स्थानीय समुदाय की, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सेवक संघ जिसको हम कह सकते हैं, स्वयं सेवक के रूप में जो कार्य करते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है? इसमें अगर मान लो कोई पर गरीबी है, ही है, या जलवायु परिवर्तन की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं के कारण आपदाएँ कितनी गंभीर हो सकती हैं और इन समस्याओं के साथ आपदाओं का कैसे प्रबंधन किया जाता है। तो मीडिया की भूमिका, स्थानीय समुदाय की भूमिका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका, इसके अलावा गरीबी, भूखमरी, जलवायु परिवर्तन, इस तरह की समस्याओं के साथ आपदा प्रबंधन कैसे हो, इन सारे पक्षों पर भी हम अंत में बात। तो ये एक विषय है जो एक कंटिन्यूटी में हम धीरे-धीरे इस विषय को कवर करेंगे। टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहेंगी। मैं इतना आपको बताऊँ कि एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और सिंपल, सामान्य और सहज भाषा में सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए कहना चाहूँगा कि इतने के लिए आपको मैं आश्वस्त करूँगा कि इस विषय बहुत ही सारगर्भित और कॉन्सेप्चुअल होगा। इस स्तर पे हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन भाषा हम ऐसी रखेंगे, एकदम सामान्य रूप से आपको चीज़ों को समझने में मदद मिले और आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट विकसित हो सके, एक अवधारणा विकसित हो। इसके बाद
लास्ट में एक चीज और, कि आपदा प्रबंधन जो विषय है इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो ये जो विषय है इसके बहुत सारे पक्ष हैं, और कोई ऐसी एक किताब या कोई ऐसी एक बुक जिसको सजेस्ट किया जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपदा प्रबंधन विषय की तैयारी करनी है तो सबसे बेहतर ये होगा, आप दो तीन चीजों पर ध्यान दें। इस विषय को कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में मैं एक दो चीजें बताता हूं, क्योंकि ये विषय थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें करंट की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर इसकी काफी भूमिका होती है। इस विषय को तैयार कैसे किया जाए, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक तो जो कंटेंट, जो सामग्री मैं आपको प्रदान करूंगा, जो कंटेंट मैं आपको को बनवाऊंगा या जो मैं आपको दूंगा, एक आपके लिए आधार वो बनेगा, जो कंटेंट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये भी आपके लिए एक सामग्री बनती है जिससे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है ये। इसके अलावा योजना, भूगोल और आप, इस तरह के जो मैगजीन्स हैं, ये भी आपको काफी हद तक मदद करती हैं इस सब्जेक्ट की तैयारी में। तो मैं आपको बहुत ज्यादा भटकने के लिए इधर उधर की चीजें नहीं बताऊंगा कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो। आप मेरे कंटेंट पे भरोसा करिए, कुछ ही दिनों में आपको समझ में आएगा कि कंटेंट किस स्तर का है, और हम अ, कैसे हमारे लिए कंटेंट बेनिफिशियल है, एक दो क्लास में आपको समझने लगे। एक तो जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा, इससे आपकी तैयारी बहुत हद तक होगी। साथ में आप करंट अफेयर और मैगजीन्स के माध्यम से मेरे कंटेंट को और टाइम टू टाइम एनरिच करते रहिए, जोड़ते रहिए चीजों को उसमें। और जब अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, चाहे मेंस हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, दोनों में आप अच्छा करने की स्थिति में हो। ताकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो करंट बेस्ड ही होती हैं। मेंस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल होती हैं, जो सैद्धांतिक होती हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझाऊंगा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और ट्रेंड एनालिसिस क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस दृष्टिकोण से हमें तैयारी करनी चाहिए, इनकी बात मैं अगली क्लास में। आज का जो विषय रहा, इस विषय में हम ये समझने की कोशिश किए हैं कि आपदा क्या है, आपदा का प्रबंधन क्या होता है, कैसे होता है, आपदा प्रबंधन विषय के कितने पक्ष हैं, और आपदा प्रबंधन विषय की तैयारी हम कैसे करें, तैयारी करने का स्रोत क्या हो सकता है। इन विषयों की, इन बातों के साथ मैं आज की क्लास को अब यहीं पे रोक रहा हूं। अगली क्लास जो होगी इसमें हम पहले पूर्व वर्षों के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। उन प्रश्नों के माध्यम से हम ट्रेंड एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इस विषय की तैयारी के लिए। इसके बाद तब हम फिर इस सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितने 5 पक्षों की मैंने बात करी है उन सभी पक्षों पर हम एक-एक करके, एक-एक टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं ओवर करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।